इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत ये पॉडकास्ट की जो सीरीज है, इसमें हम आपको रूबरू करवा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जगत के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं निमेश शाह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के, जो 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसे मैनेज करते हैं उनकी कंपनी। निमेश 30 साल से जुड़े हैं इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड से और 2007 से इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी हैं। सबसे खास बात निमेश की यह है कि बहुत ही पैशनेटली फाइनेंशियल एजुकेशन को लेते हैं। ये ज्यादा वैसे बोलते नहीं है, लेकिन जब उन्हें आप इनवाइट करें और कहें ये फाइनेंशियल एजुकेशन का इंटरव्यू है, तब हमेशा मान जाते हैं। तो मुश्किल होती है इनसे बात करने की, इसलिए मैं बहुत खुश हूं निमेश कि आज आप आए यहाँ पर, और लिसनर्स जरूर चाहेंगे कि आपके इनसाइट्स वो सुने। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 30 साल में बहुत कुछ बदल गया, और आपकी इंडस्ट्री, मार्केट रेगुलेटर से भी, स्टॉक एक्सचेंजेस, पूरे कैपिटल मार्केट ने बहुत मेहनत की लोगों को एजुकेट करने की। और आप काफी ट्रैवल करते हैं, इन्वेस्टर कैंप्स एड्रेस करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जब पहले लोग सोचते थे कि कैपिटल मार्केट है ही क्या, लेकिन आज कम से कम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है या इक्विटी क्या है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक चेंज आया है हमारी सोसाइटी में कि लोग अब समझते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, और इक्विटी भी एक चीज होती है, म्यूचुअल फंड भी एक जरिया होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आजकल इतनी इंफॉर्मेशन है, तो लोग शायद कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें क्या चीज सीखनी चाहिए और क्या चीज नहीं सीखनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अपनी जर्नी में से अगर आपने 3 या 4 छोटे पॉइंट्स हो ऐसे सिंपल, जो हर एक इंसान को समझने चाहिए और उसी में उनकी एजुकेशन हो जाए फाइनेंशियल। मेरा खुद का मानना है, जब मैं फाइनेंस पढ़ रहा था तो मुझे इतनी कॉमन सेंस लग रही थी। फाइनेंस में मुझे लगता था इसमें पढ़ाई क्या करनी है। जब मैं सीए कर रहा था, सीए में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये तो एकदम कॉमन सेंस है। मैं 6th में पढ़ा था, एक फॉर्मूला था 6th में जिसको हम बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, मुझे लगता है मेरा तो पूरा कैरियर ये एक फॉर्मूला से ही हो गया। उससे ज्यादा फाइनेंस में कुछ चाहिए नहीं। जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बहुत आइंस्टाइन करके जो हमारे थे, उन्होंने कहा था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट ही गिव। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, एंड दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इट विल पे इट। राइट, आज लोग लोन लेते हैं और लोन पे ब्याज देते हैं। दूसरा एक आदमी है जो इन्वेस्ट करता है और वो कमाता है। राइट, सो आपको क्या, आप कंपाउंड इंटरेस्ट कमाएंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, वो तो ये सिंपल फंडामेंटल है। अगर ये सिंपल फंडा अगर आदमी ने समझ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है, 20 साल में उसका क्या होता है, 25 साल में क्या होता है, 30 साल में क्या होता है, तो मुझे लगता है बाकी सारा फाइनेंशियल जार्गन जरूरत भी नहीं है। This one simple thing of compound interest has helped me in my whole life in the financial management. And there has to be a, मुझे हमेशा लगा है कि पैसे बनाना अलग है। मेरा पहला मंत्र होना चाहिए कि मेरे पैसे जाने नहीं चाहिए। राइट, लोग सोचते हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, पर अगर हम गलतियां, हम पूरी कंपनी 6 लाख करोड़ हम उस पे चला रहे हैं कि हमारी गलती कम से कम हो, क्योंकि वी आर वेरी लकी टू बी इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। इंडिया में अगर हम बहुत एग्रेसिव है तो हम सोचेंगे 7-8% ग्रोथ होगा। अगर हम बहुत कंजर्वेटिव है तो भी 6% से नीचे तो हम कोई बात नहीं करते हैं। तो ये कंट्री में 6% ग्रोथ होगा, और 6 to 7% ग्रोथ होगा, और 4 to 5% इन्फ्लेशन होगा। तो दोनों को जब जुड़ते हैं तो हमारा नॉमिनल ग्रोथ मिलता है। तो अपने को ये कंट्री में वी आर सो लकी दैट ये देश 10-11% कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो हो रहा है। राइट, 11% देश ही ग्रो हो रहा है। तो अगर देश ग्रो होगा तो क्या ये देश की बड़ी कंपनियां ग्रो होगी?
राइट? ऐसा हो सकता है कि देश ग्रो हो जाए और बड़ी कंपनियां शायद थोड़ा ज्यादा ही ग्रो होगी, पर वी आर वेरी लकी टू बी इन अ कंट्री। आज दुनिया में कितनी कंट्रीज वाले ये बोल सकते हैं कि हम वो कंट्री में जो 10 to 11% कंट्री ग्रो होगा। 10 to 11% अगर कंट्री ग्रो होगा तो उसकी देश की बड़ी कंपनियां भी उतनी ग्रो होगी, तो उनके अर्निंग भी उतने ग्रो होंगे। राइट, दैट्स द ब्यूटी। सो अगर आप सर्विस कर रहे हो और आप और कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने वो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप कहां से, अगर हम बहुत लोगों को ये डर रहता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, राइट, कि महंगाई बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ती है, पर महंगाई जब होती है तो जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, द ओनली वे टू बेनिफिट आउट ऑफ इन्फ्लेशन इज टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, राइट, रादर देन वरिंग अबाउट इन्फ्लेशन। फायदा होगा तो जितनी वो कंपनी ग्रो है, देश ग्रो होगा, वो कंपनी ग्रो होगी, और वो कंपनी के शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको फायदा होगा। अगर आपको खुद को समझता है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो आप खुद इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप खुद इन्वेस्ट ना कर सके आपको खुद को, तो आप प्रोफेशनल्स पे डाल सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड कि अपने को इन्फ्लेशन बीट करना है, राइट। अगर एक बार उसने वो ठान ली कि इन्फ्लेशन बीट करना है तो वो ये सब में इन्वेस्ट करेगा। तो अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपका सेविंग, अगर आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना करो तो मे बी आप गरीब होते जाओगे, क्योंकि देश में महंगाई तो बढ़ेगी हमारे वहां। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू सेव, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी कन्वर्ट द सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। निमेश, इक्विटी में रिस्क होता है और रेगुलेटर भी इस बात को मानते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इस बात को मानती है, ब्रोकर्स सब मानते हैं इस बात को, और डिस्क्लेमर्स भी दिया जाते हैं कि इसमें रिस्क है और आप ध्यान से आइए। तो जब किसी आम इंसान से बात करते हैं जो बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, या जो चाहे जो भी उम्र हो, तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि अरे भाई, इक्विटी में तो रिस्क है, मैं कैसे उसमें इन्वेस्ट करूं। और हमारे देश में खासकर आपके मेरे जनरेशन या उसके पहली जनरेशन तो एक फिक्स डिपॉजिट के ही कल्चर की जनरेशन रही है। बहुत कम लोग थे जो जिन्होंने बहुत पैसे बनाए पिछले 25 साल की जर्नी में। लेकिन इक्विटी में रिस्क घटाई कैसे जा सकती है, इस पर अगर आप कुछ बताना। पहले हम ये समझ लेते हैं रिस्क है क्या, राइट। हम जो वेस्ट, हम एक वापस में मेरी पहली लाइन पे आता हूँ। इंडिया में हम ये कंट्री 11% से 10 to 11% से ग्रो होगा। अगर ये कंट्री 10 to 11% से ग्रो होगा, अगर आप मार्केट में डटे हुए रहेंगे लॉन्ग टर्म में, तो अगर कंट्री ग्रो होगा तो कंपनियां भी ग्रो होगी। बट रिस्क एक मेजर होती है। मेरा मानना है, मैं 30 साल से मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, और मेरा मानना है कि ये कंट्री में वॉलेटिलिटी है, राइट। वॉलेटिलिटी यानी जब शेयर के भाव ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो वॉलेटिलिटी जरूर है शेयर बाजार में, राइट, और वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, राइट। और अगर हमारे मार्केट आज जैसे है वैसे हो गए तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये आज जो हमारा वैल्यू है उससे कम हो सकता है, 10% कम हो सकता है, 15% कम हो सकता है। पर अगर आपने 5 साल का नजरिया लेके आपने इन्वेस्ट किया है तो कम होने दो। 10%, मुझे चिंता नहीं होती, मैं वॉलेटिलिटी से बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मैं वॉलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी देखता हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड वॉलेटिलिटी को रिस्क मेजरमेंट बोलती है, तो मैं नहीं मानता हूं इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज ग्रोइंग एट 11% पर एनम नॉमिनल, volatility is here to stay, because flows decide the volatility। मार्केट में जितने फ्लोज आते हैं, पैसे आते हैं जाते हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी होती है। पर अगर आप वॉलेटिलिटी को रिस्क समझते हो और आप वो आपका नीचे जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अलग बात है। मेरे जैसा आदमी जब वो नीचे जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मार्केट 10% नीचे जाता है, 15% नीचे जाता है, और मेरे कोविड के टाइम तो 50% नीचे चला गया था मार्केट मेरी लाइफ में, और मैं पूरा का पूरा 100% में इक्विटी में इन्वेस्टेड, राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 100% ऑफ माई मनी इज इन्वेस्टेड।
और मुझे 50% हो गया था कोविड के टाइम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट जितना ज्यादा था वो मैंने पूरा डाल दिया था मार्केट में, क्योंकि ये कंट्री में वॉलेटिलिटी होगी, यानी भाव नीचे जाएगा, राइट। अगर मैंने 100 में लिया है वो कल 80 हो सकता है, पर अल्टीमेटली 5 साल में मैंने देखा है बढ़ी जाता है, राइट। हम मैंने आज तक ये देखा है कि देर आर टाइम्स जब सो एक चीज देखनी है, और ये क्यों होता है। सो वॉलेटिलिटी मे नॉट बी रिस्क इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वॉलेटिलिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर वो आप ले सकते हो तो ही स्टॉक मार्केट में आइए, अगर आप वॉलेटिलिटी ले सकते हो तो ही स्टॉक मार्केट में आइए। एंड ओनली वे टू मैनेज वॉलेटिलिटी इज दैट आप जब शेयर बाजार में लगाते हो तब 5 साल 7 साल 10 साल सोच के आइए। तो 10 साल में अगर हम कोई भी 10 साल ले लीजिए, इधर से 10 साल आप पीछे चले जाइए, मार्केट ने 13% रिटर्न दिया है। 13% से उम्मीद ज्यादा मत रखिए। अगर कंट्री 11% से ग्रो हुआ है, 11% से ग्रो हुआ है, तो आप अगर 12-13% से ग्रो होते हैं तो बहुत बढ़िया है, राइट। लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अर्निंग जितनी बढ़ेगी कंपनी की, अर्न करने की क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना ही कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी क्लियरली सेट। ये कंट्री में जितनी अर्निंग्स ग्रो होगी उतनी ही, ये कंट्री की अर्निंग्स हर साल इतनी ग्रो हो रही है, तो स्टॉक मार्केट की भी अर्निंग्स उतनी ही ग्रो हो सकती है। तो उम्मीद रियलिस्टिक होनी चाहिए, और उसके बाद वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट नीचे जा सकता है। 7 साल का सोच के ही आइए शेयर बाजार में, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि मायूसी हो। कितनी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। और अगर देखें वॉलेटिलिटी, तो अगर हम लोगों को कहें कि जो डिस्काउंट सेल आते हैं हर फेस्टिव सीजन में, अगर ये बंद हो जाए, ये भी वॉलेटिलिटी है कि हर 2-3 महीने में एक सेल आती है, उसमें 50% कहते हैं कि या 75% चीपर खरीद दीजिए, हम सब जाके लेते हैं। पर लेकिन जब मार्केट की बात आती है, वही वॉलेटिलिटी से हम डर जाते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि हम, आप जो बोला, कोविड के टाइम मार्केट में डिस्काउंट था, 50% डिस्काउंट पे मार्केट मिल रहा था। आपके लिसनर्स को झांकना चाहिए अंदर अपने आप, कितने जन ने जाके इन्वेस्ट किया था। मेरे जिस व्यापार में मैं लगा हुआ हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाए, राइट, जिन्होंने बहुत पूरा वेल्थ उनका मार्केट से हुआ है। मैंने देखा है उनमें और कॉमन मैन में एक ही फर्क है, दैट दे आर रेडी टू टेक कॉन्ट्रा पोजिशन। वो लोग, अपने नेबर ने पैसे बना लिए, उनके दोस्तों ने पैसे बना लिए, सबने पैसे बना लिए, फिर वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने नहीं जाते। वो लोग फंडामेंटली इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और जब मार्केट उल्टा जाता है उनकी, वो ज्यादा डालते हैं पैसे, राइट। सो दैट इज देयर नॉलेज एंड दैट इज देयर बिलीफ, एंड दे हैव द गट्स टू इन्वेस्ट। एक्चुअली नॉलेज बहुत लोगों को है, अपने कंट्री में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बहुत सारे सीएफए है, सबको नॉलेज है। पर ऐसा नहीं है कि सब, जिनको नॉलेज है सबने पैसे बनाए, क्योंकि एक टेम्परामेंट होता है, और इसके लिए टेम्परामेंट चाहिए। कि अगर कोविड के टाइम जो आपने बोला ना, सेल जब चल रहा है, इंडिया एज अ कंट्री चलेगा, इंडिया खत्म नहीं हो, ये कोविड आने से इंडिया खत्म नहीं हो जाने वाला था, पर मार्केट 50% पे आ गया था। तो ये सब तो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अपॉर्चुनिटी से हम डरेंगे तो कैसे चलेगा। आपने निमेश कहा कि 100% आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अपना निवेश किया। और हैरानी की बात यह है कि पिछले शायद 10 साल से आप बैलेंस्ड फंड जो है उसके आप एक बहुत बड़े वोटरी रहे। और आज तो ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी बन गई है। लेकिन जब ये बड़ी कैटेगरी नहीं भी थी, तब भी मुझे याद है हम बात करते थे, और आप इसके बारे में बात करते थे कि भाई जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे पैसे इक्विटी में ही डालें। ऐसी स्कीम भी है, और अब वो स्कीम्स और रिफाइन हो गई हैं, उन्हें बैलेंस्ड एडवांटेज भी अब कहा जाता है, कि जिसमें जो एक दूसरी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात है, कि जो हमारे पूर्वज भी कह गए, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। इसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बैलेंस में क्यों नहीं डाला, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग अलग स्थिति होती है रिस्क टेकिंग। सो मुझे है ना, मुझे वॉलेटिलिटी पसंद है, इसलिए मैं इक्विटी में रहता हूँ। पर अगर आपको, पर अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हैं, तो क्या इक्विटी में, तो हम क्या करते हैं, इक्विटी और डेट दोनों को मिक्स कर देते हैं। कि इक्विटी में अगर वॉलेटिलिटी आया तो डेट का रिटर्न
तो आदमी ये ना देखे कि उसका रिटर्न। और इक्विटी में क्या है, हमेशा इन्वेस्ट करके रहोगे तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन मार्केट इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। तभी आप कहाँ ढूंढने जाओगे कि अभी मैं बेच दूं, अभी मैं खरीद लूं। वो जब बेचोगे खरीदोगे तो टैक्स लगेगा। तो हमने क्या किया, एक फंड लेके आए हैं जिसमें जब मार्केट ऊपर जाता है, एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम इक्विटी उसमें से कम कर देते हैं। इक्विटी नीचे आ जाती है 40% पे आ जाती है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हम इक्विटी बढ़ा के उसको 80% तक भी लेके जाते हैं। सो इफ द रेंज इज फ्रॉम 30 to 80, तो मार्केट महंगा हुआ तो इक्विटी बेच दो, मार्केट सस्ता हुआ तो इक्विटी ले लो। वो फंड के अंदर ही हम करते रहते हैं, तो रोज होता है उसमें। कल मार्केट ऊपर जाएगा तो आज ही, मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, अगर सोमवार को मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बेचते रहेंगे, मंगलवार को मार्केट नीचे जाएगा तो हम खरीदते रहेंगे। वही चलता रहता है फुल टाइम, क्योंकि हमने सारे एल्गोरिदम बना दिए। हमको अभी ये प्रोडक्ट में 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। ये 50,000 करोड़ का प्रोडक्ट है। सो हम एक पूरा डिपार्टमेंट है जो एक एल्गोरिदम बना दिया है, जो बरसों से ट्रैक कर रहा है कि कंपनी के निफ्टी का प्राइस टू बुक कितना है। ये बहुत सारे रेशियोज है, ऑयल के दाम कितने हैं, इंटरेस्ट रेट कितने हैं, ये सब फैक्टर्स, फाइनेंशियल और मैक्रो फैक्टर्स मिला के हमने एक एल्गोरिदम बनाया है। वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि इक्विटी का कितना होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जिनको वॉलेटिलिटी लेने की क्षमता नहीं है, वो लोग उसमें जा सकते हैं। तो हमने अभी अभी उसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो आप। इसमें 2 साल 3 साल का, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 10 साल में मैंने तकरीबन निफ्टी का जितना रिटर्न आया है, तकरीबन उतना रिटर्न हमने दे दिया, उसका 90% रिटर्न दे दिया है। वाइल हमने रिस्क 50% ही दिया है। हमने खाली 50% मार्केट में इन्वेस्ट करके पूरा मार्केट का रिटर्न दे दिया है। तो हमारे फाइनेंस में मैंने बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू लूज मनी, राइट। सो इसमें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वो बहुत अच्छा है इधर, कि कम से कम रिस्क लेके हम मार्केट का रिटर्न आपको कैसे दे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इन माय टेन्योर दैट वी हैव बीन एबल टू गिव सच अ गुड एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स। कई जो बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स हैं जिनसे बातचीत होती है, वो हमेशा यही कहते हैं कि, कुछ तो कहते हैं कि 90% जो आपके रिटर्न्स जिंदगी में बनेंगे वो एसेट एलोकेशन के कारण बनेंगे, ना कि किसी एक एसेट क्लास को चेज करें और उसे ही पकड़ के बैठ जाए। ऑफ कोर्स अगर आप, जैसे आपने कहा, आप वॉलेटिलिटी से विचलित नहीं होते, तो इक्विटी, तो हर डेटा पॉइंट पे इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। लेकिन हम एक ऐसा देश है नीलेश जहां पर रियल एस्टेट बहुत पसंद रहा है, पास्ट में, आज भी। हम एक ऐसा देश है जहाँ गोल्ड हमें बहुत पसंद रहा है। हम एक ऐसा देश है, आप तो बैंकर भी रहे हैं अपनी अर्ली जर्नी में, आज भी लगभग 200 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट्स में पड़े हैं हमारे पैसे, जो आई थिंक इज ऑलमोस्ट 5 times दैट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कॉर्पस। तो ऐसी स्थिति में क्या आप मानते हैं कि ये जो एक तरीका है, अभी आपने जैसे कहा डेट और इक्विटी, क्या इसमें गोल्ड और जैसे अब ये रियल एस्टेट के भी फाइनेंशियल एसेट्स आ रहे हैं, रीट्स हैं जैसे, ये भी ऐड हो सकते हैं? तो सेबी ने कैटेगरी बनाई है मल्टी एसेट फंड की, जो इक्विटी में भी डालता है, डेट में भी डालता है, गोल्ड में भी डालता है। तो 65% उसमें इक्विटी में जाता है, 25% डेट में जाता है, डेट यानी ब्याज मिलता है, और 10% गोल्ड में जाता है। सो मेटल्स में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, सिल्वर अच्छा लगता है तो सिल्वर में डाल सकते हैं। तो हम वो मैनेज करते हैं। इट्स कॉल्ड मल्टी एसेट फंड। It's a very common this one. Everybody is coming up with fund. It's a very good category to invest. आप मानते हैं कि ये आगे चलकर एक और जरिया हो सकता है कि आगे नहीं, ऑटोमेटिकली आपको एसेट एलोकेशन मिल जाएगी? बरसों से है ये। हमारा ये फंड 2004 में आया था, उसको तभी डायनामिक फंड बोलते थे, इसीलिए अभी उसको मल्टी एसेट फंड बोलते हैं, जो ये 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट। तो ये सारे विकल्प आप जो कह रहे हैं, ये काफी सालों से अवेलेबल है, लेकिन शायद म्यूचुअल फंड में लोगों अवेलेबल को है, ज्ञान नहीं था, इसलिए अब इनमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। बराबर, वही बराबर। एक आखिरी सवाल निमेश, ये जो यंग हमारी पीढ़ी है, और जैसे कहते हैं कि हर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से स्मार्टर होती है, लेकिन एक डू इट योर सेल्फ जनरेशन भी है। और मुझे याद है कि 7-8 साल पहले या 9 साल पहले आपसे एक बार मिला था मैं, आपने अपना ऐप खोला और मुझे दिखाया कि आपकी सैलरी आई और आपने वहां से कैसे ट्रांसफर कर दिया पैसा। और
ये तो 7-8 साल पहले की बात थी, अब तो और इवॉल्व हो गया होगा, और इतना सिंपल हो गया है प्रोसेस, डिजिटाइजेशन जिस तरह से हो रही है। तो लेकिन जो जब बात एजुकेशन की आती है, समझने की आती है, हमने कोविड के दौरान देखा कि कई फोलियोज खुले म्यूचुअल फंड, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से ट्रेडिंग अकाउंट्स भी खुले, उससे ज्यादा तेजी से क्रिप्टो अकाउंट्स भी खुले। तो यंग एक जो ऑडियंस है हमारा, वैसे ही देश अब एक बहुत यंग देश हो गया है, उनको आपकी क्या राय रहेगी, किस तरह से आप अपने आप को एम्पावर करें और किस तरह से इन्वेस्ट करें? I completely agree with you. The young generation is way smarter than what we were 30 years back. They are more, and it is reflecting. पहले मेरा कस्टमर एक 40, जब मैंने ये 2007 में बिजनेस में मैं आया था, तभी हमारा कस्टमर 39-40 इयर्स का था। उसने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद वो इधर आता था। आज पहली सैलरी से पैसे आते हैं म्यूचुअल फंड में, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट दे विल गो एंड इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स ऑल्सो। हमने भी किया था कभी लाइफ में। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप जीरोधा के प्रमोटर नितिन कामत का आप सुनोगे उनको, तो वो कहते हैं 98% ऑफ हिज इन्वेस्टर्स आर नॉट मेकिंग मनी। राइट, जब आप ट्रेडिंग करते हो, आपके सामने हमेशा देखो ये जीरो सम गेम है। आप जब इक्विटी में रिटर्न वही आदमी बनाता है जो डट के 5 साल तक बैठा रहता है। अगर आपको लगता है अगर शॉर्ट टर्म में रिटर्न बन गए तो आप लकी है, राइट। बट क्या होता है, इधर उधर सुनते हो, आजकल इतने फोन कॉल आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बहुत प्रमोट करते हैं लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, बट दिस आर ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लोगों का वेल्थ खराब होगा। हमने ये दोनों ने 92 से ये देखा है, राइट। 92 में हर्षद मेहता का आया था, फिर 96-97 में आया था, 2001 में आया था, 2007 में आया था, 2015 में आया था, 2019-20 में आया था। So this phases will keep on coming. So there is nothing new, but I'm very happy so many people are coming to the markets. It might happen that a lot of them are lost. ये हुआ था जब कोविड के टाइम इतने सारे इन्वेस्टर्स आ गए। अभी धीरे धीरे ये सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि एटलीस्ट अनलाइक अस, ये लोग तो बहुत अर्ली फेज में वो लोग को स्टॉक मार्केट 23 साल में ही उनको स्टॉक मार्केट का पता चल गया और उन्होंने ट्रेडिंग किया और कुछ छोटे पैसे गए उनके। तो जो लॉस हुआ है वो देखने के बाद वो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट कर। लुक एट द 16,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड की एसआईपी होगी ये महीना। सो महीना टू महीना कितना बढ़ रहा है ये एसआईपी। यंग लोग आ रहे हैं। नाउ माई एवरेज एज इज नॉट 40, माई एवरेज एज इज इन 20s नाउ ऑफ एन इन्वेस्टर। डिजिटल हमारा जो इनिशिएटिव्स है उसमें बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं। सो नाउ 30% ऑफ माई SIPs कम ऑनलाइन, digital. 62% of my new account acquisition happens online. So online, the young generation is coming online. They'll do it yourself. They'll do it themselves. And maybe they'll make some mistakes. They might invest in a fund. मेरा उनका एक ही है कि केवल पास रिटर्न देख के मत जाइए। जब ये लोग ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, वो लोग केवल ट्रैक करते हैं 1 साल का परफॉर्मेंस। 1 साल का परफॉर्मेंस डू नॉट इन्वेस्ट इन ICICI प्रूडेंशियल फंड्स just because they have given 1 year return. Look at the past return is only seen to see ये कंपनी ठीक है कि नहीं। उसके बाद तो आपको फॉरवर्ड कॉल लेना पड़ेगा या ब्रांड पे जाना पड़ेगा, आपको अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा जो केवल इसमें एक्सपर्टाइज रखती है कि आपको रेटिंग्स दे उनकी फंड की, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि दे इट इज नॉट ओनली पास्ट परफॉर्मेंस, वेदर ये ब्रांड को आप विश्वास कर सकते हैं कि और 5 साल तक उसका पैसा आपका, योर हार्ड एंड मनी should stay with that person. So that they need to see more and do not get greedy, right? You should not lose money. It is our hard-earned money. First principle, not to lose money. Second principle, whatever return one can get, so entrust your money with recognizable brand who are in this business in India for hundreds of years, right? And will be there. When you think of a brand, think whether it will be there after 100 years or no. If you answer to that is yes, then only you should be with those brands. क्योंकि फाइनेंस में वही, आज जब हम वेस्ट में जाते हैं तब लोग क्या बोलते हैं, हम 200 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, हम 300 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आप किसी को अपना पैसा देते हो, अगर हमारा नजरिया क्या होता है कि हम तो एक ब्रांड लॉन्ग टर्म के बनाए, हम लोग सब आज मैं ICICI में काम करता हूं, कल मैं नहीं करूंगा, कल नया CEO आएगा, पर ये ब्रांड तो 100 साल के बाद भी होगी। सो माई टेक ऑन दिस इज गो विद ब्रांड्स हु विल बी देयर आफ्टर 100 years also. एक आखिरी एक्चुअली सवाल निमेश, क्योंकि आप इतना
ट्रैवल करते हैं, आपने डेटा भी बताया, आप एक बहुत ही लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउस है। भारत जिसे हम कहते हैं, जो अब तक हम मेट्रो और भारत को एक टियर 2 टियर 3 सिटी की तरह से मानते थे या रूरल एरिया से मानते थे, वहां भी बहुत बदलाव आ रहा है, खासकर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है। क्योंकि आज यही स्मार्टफोन जो आप और मैं यूज करते हैं, वही एक बच्ची एक छोटे शहर में भी वो यूज करती है, और शायद हमसे ज्यादा अच्छी तरह से उसे यूज करती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। तो वहां से आप मानते हैं कि भी जो यंग लोग हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि वहां पर ज्यादा हंगर है जानने के कि हम किस तरह से इन्वेस्ट करके, शायद वो एस्पिरेशनल इंडिया है जो शायद हम जब यंग थे, हम मिडिल क्लास के थे, जो हमारा एस्पिरेशनल इंडिया था तब का, यहां से शायद बढ़त आएगी आगे चलकर। और शायद उनके लिए अपने आप को अच्छी एजुकेशन देना, फाइनेंशियल एजुकेशन देना शायद और भी जरूरी होगा। क्या आप मानते हैं कि वहां से बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से लोग आ रहे हैं, यंग लोग? डेटा है। आज 24% ऑफ आवर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम टॉप 30 सिटीज। ये 10% से बढ़ गया है। सो बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, 30 में तो बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं बियॉन्ड 30 सिटीज? बियॉन्ड 30 cities the business is only growing. We are present in more than 225 locations. So आज छोटे से छोटे सिटीज में से हमारे पास इंडिया की सारी डिस्ट्रिक्ट से पैसे आ रहे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन था ना उससे बहुत फर्क पड़ गया। म्यूचुअल फंड सही है एंड द ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, so people are going online, people are studying the schemes, and then they're putting in money. So that is happening. Bharat, entire Bharat, Metro Bharat as well as smaller city Bharat, both the Bharats are going online and getting information and investing. So the India Bharat is in a much better condition investment wise. So we were 10% of the banking industry. हम 2013 में we were 10% of the banking industry. In 10 years time we are 23% of the banking industry. जो आप 200 लाख करोड़ जी, so we are already 23%. We are 47 lakh crores, so we are already some 23-24%. So I believe by 2030 we'll be 1/3 of the banking industry. So this industry is going towards 100 lakh crores while I am in the industry. बहुत बहुत धन्यवाद निमेश आने के लिए, और अपना जो पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस है आपने लिसनर्स के साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। Thank you.